Good morning students. Today topic of the video is energy in electronic orbits. रदरफोर्ड का मॉडल वाला हमने एक्सपेरिमेंट किया था लास्ट टाइम, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो उसी को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं. इसमें हम निकालते हैं अब एनर्जी जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अपने किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट में. तो जब भी कोई चीज़ रेवोल्यूशन में होती है, रोटेशन में होती है, या फिर हम बात करें कि सर्कुलर मोशन में होती है, तो उस समय पे उसके पास आता है सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स किस लिए ज़रूरी होता है कि उसको जो है मतलब रेवोल्यूशन है या उसकी रोटेशन है उसको अच्छे से करा सके. तो सेंट्रीपिटल फोर्स का आपके पास फॉर्मूला है, इसे सी से रिप्रेजेंट कर देती हूँ. mv² अपॉन r. r is the radius of the orbit, m is the mass of that electron, and v is the velocity with which electron is revolving. Now there is a electrostatic attraction force between revolving electron and that nucleus. 1/4 pi epsilon naught. revolving electron Q1, nucleus में जो charge है Q2 divided by r square. For equilibrium both forces should be equal. That's why I am putting like this: mv² divided by r 1/4 pi epsilon naught e square divided by r square. From here we can find value of r. It will comes to r से r कैंसिल हो जाएगा, एक सिंगल r बचेगा वो उधर चला जाएगा. 1/4 pi epsilon naught e square divided by mv square. This is the value of r. Here we can also find value of v square. Yes, v square. This v square. इसका वैल्यू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एम आर. ठीक है जी, ये हमारे पास वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई. नाउ हमें टोटल एनर्जी निकालनी है अपने इलेक्ट्रॉन की, और टोटल एनर्जी को हम कैसे निकालेंगे, हमें उसके लिए काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी पड़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी भी. टोटल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. उसके बाद काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर. वी स्क्वायर का वैल्यू हमने निकाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम आर. एम से एम कैंसिल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 4 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. दिस इज़ अ वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी. आफ्टर देन पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर, यही होता है. तो ये हो जाएगा माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. यहाँ हमने एक चार्ज को नेगेटिव लिया है, एक चार्ज को पॉजिटिव लिया है ऊपर, जबकि हमने ऐसा नहीं किया था जब हमने यहाँ पे फोर्स निकाला था. यहाँ हम फोर्सेस को मैग्नीट्यूड में दिखाते हैं जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो डेट्स वाई. अभी हमें टोटल एनर्जी निकालनी है. टोटल एनर्जी क्या है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. पुट द वैल्यू ऑफ बोथ एनर्जीज. काइनेटिक एनर्जी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 8 था, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड आर माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. जब इसको एलसीएम लेके और आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा माइनस ई स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. दिस इज़ द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन which is revolving in a particular orbit. Here negative sign represents that revolving around electron is bounded with the nucleus. Bounded in the sense कि न्यूक्लियस के साथ जुड़ा हुआ तो नहीं है, बट न्यूक्लियर के जो फोर्सेस हैं उन्होंने उसे बाउंड करके रखा हुआ है. और कैसे बाउंड करके रखा हुआ है कि वो अपने ऑर्बिट को छोड़ के कहीं और नहीं जा सकता, उसे रहना अपने ऑर्बिट में ही पड़ेगा. उसके बाद स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे
एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में। एटॉमिक स्पेक्ट्रा दो तरह का है हमारे पास, दोनों ही स्पेक्ट्रास के बारे में यहाँ हमने डिस्कस करना है। ठीक है जी, एक तो है हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, और एक है हमारे पास लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, उसके बाद एक और वर्ड आएगा हमारे पास स्पेक्ट्रल सीरीज। तो हम बात कर रहे थे एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अंदर दो तरह के स्पेक्ट्रास को स्टडी करने की। देखिए, जब भी किसी गैस या वेपर्स को लो प्रेशर पर रख के, गैस या उसके वेपर्स को लो प्रेशर पे रख के उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि उसके अंदर से करंट को पास कराया जाए, तो उस केस में क्या होगा, जो उसके एटम्स हैं वो एक्साइटेड हो जाएंगे। एक्साइटेड होंगे तो क्या होगा, वो लोअर लेवल से अपर लेवल पर जाएंगे। एक्साइटेड के दौरान तो यही होता है ना, तो उस दौरान जब उनका मोशन होगा हाई लेवल टू लो लेवल या लो लेवल टू हाई लेवल, कुछ रेडिएशंस हैं जो वो वहाँ से एमिट आउट होंगी। और वो जो रेडिएशंस होंगी ना, यूँ नहीं होगा कि मतलब कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो रेडिएशंस है वो ही वहाँ से एमिट आउट होंगी। तो इस तरह से जो उन रेडिएशंस का हमें पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशंस का जो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है, उसी स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है जी, उसी को हम बोलते हैं लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। और अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, तो इसके अंदर क्या होगा कि एक गैस में से वही लो प्रेशर के अंदर, गैस के अंदर से वाइट लाइट को पास कराया जाए। तो वाइट लाइट जब गैस में से पास होगी, तो पास होने के बाद जब वो ट्रांसमिटेड लाइट उसमें से निकलेगी, उसको किसी स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से देखा जाए, तो आप देखेंगे कि आपको एक स्पेक्ट्रम मिल रहा है, और उस स्पेक्ट्रम के अंदर कुछ डार्क लाइंस हैं। और वो डार्क लाइंस कैसी हैं कि कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की हैं, जो कि डायरेक्टली कॉरेस्पॉन्ड कर रही हैं इस लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ से। ठीक है जी, तो ऐसा जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसे हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जब करंट से आपको स्पेक्ट्रम मिल रहा है तो वो लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम था, और जब वाइट लाइट पास कराने से आपको स्पेक्ट्रम मिल रहा है तो उसे बोलेंगे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब आपके पास स्क्रीन पर एक डायग्राम शो हो रहा होगा। इस डायग्राम के अंदर देखिए, आपको कुछ इसके अंदर लाइंस की सीरीज़ नज़र आ रही हैं, और फर्स्ट वन को बोला गया है लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पाशियन सीरीज़। ये सीरीज़ के नाम तो ऑब्वियसली आपने केमिस्ट्री के अंदर सुना ही होगा। तो इसके अंदर आप देखिए कि इनकी जो लाइंस हैं उनके अंदर का कुछ पैटर्न सा नहीं है, मतलब कि कहीं पे स्पेस बहुत ज़्यादा है, कहीं पर स्पेस बहुत ही कम है। तो जो इनका जो कुछ खास एक अच्छा पैटर्न नहीं मिल रहा है। ऊपर इनके आप देख सकते हो कि इनकी जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ भी यहाँ आपको मेंशन की गई है। जैसे लाइमन सीरीज़ में देखें तो सबसे जो लोअर साइड पे है वो है 122 नैनोमीटर, एंड देन व्हेन वी मूव टू अपर तो ये हो जाती है सिर्फ 91 नैनोमीटर की। तो इस तरह से ये अलग अलग से आपको दिया हुआ है। यही है हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है जी, ये हमारा स्पेक्ट्रा दिखाया गया है, और ये स्पेक्ट्रा दिखाया गया है हमारा हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन एटम को ही हम क्यों लेके चलते हैं, हाइड्रोजन एटम बहुत ही सिंपलेस्ट सा एटम है, एटॉमिक नंबर इसका 1 है, तो इसको स्टडी करना काफ़ी ईजी रहता है। डेट्स वाई वी यूज़ हाइड्रोजन फॉर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है स्पेक्ट्रल सीरीज़ का। तो स्पेक्ट्रल सीरीज़ के अंदर भी हम देखते हैं, जब हम इसी जो अभी डायग्राम आया था आपकी स्क्रीन पर, इसी डायग्राम को हमने देखा कि इनकी सीरीज़ के अंदर वैसे तो कोई वेवलेंथ का तो पैटर्न था नहीं, लेकिन जो इनकी लाइंस का है तो वो आप देखोगे कि राइट मोस्ट कॉर्नर पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बट जब आप लेफ़्ट मोस्ट कॉर्नर की तरफ मूव करते हैं तो वैसे वैसे जो इनकी स्पेसिंग है लाइंस के बीच की, वो स्पेसिंग धीरे 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 कम होती है, और वो कम कुछ एक रेगुलर मैनर में हो रही है। तो ये आपको पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए जो लाइंस का ग्रुप मिल रहा है, इन्हीं ग्रुप्स को आपने बोल दिया स्पेक्ट्रल सीरीज़। तो ये स्पेक्ट्रल सीरीज़ दिखाई गई हैं आपको हाइड्रोजन के लिए। अब अलग अलग साइंटिस्ट के नाम पे इन सीरीज़ का नाम रखा गया। वैसे सबसे पहले बाल्मर्स थे, बाल्मर ने ही ऑब्जर्व किया था स्पेक्ट्रल लाइंस को।
तो अगर उनके रीजन के अंदर देखा जाए तो 656 नैनोमीटर का है उनके रीजन के अंदर जो लार्जेस्ट वेवलेंथ है, और फिर वो धीरे धीरे कम होती होती 365 नैनोमीटर तक आपकी पहुंच जाती है। ये चीज़ आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं इजीली। तो 656 जो नैनोमीटर है रेड रीजन के अंदर, उसको एच अल्फ़ा लाइन बोल दिया जाता है। इनको लाइंस को अलग अलग एच अल्फ़ा, एच बीटा अलग अलग से, फिर उसके बाद जो इनके जोन्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब 656 से आगे 486.1 नैनोमीटर, तो ये हो गया, ये अब ब्लू के लिए हो गया, उसके ब्लू और ग्रीन रीजन के लिए हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास एच बीटा लाइन। फिर उसके बाद जो अगली रीजन है वो हमारा वॉयलेट रीजन के लिए हो जाएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे करते करते अगर आप आगे देखो कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो तो इनकी जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी भी कम होगी, और साथ में जो इनके बीच में डिस्टेंस था, या फिर हम बात करें स्पेसिंग की, तो वो स्पेसिंग भी इनके बीच में धीरे धीरे कम होती जा रही है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है बाल्मर्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। बाल्मर्स ने जो फॉर्मूला दिया था स्पेक्ट्रा को स्टडी करने के लिए, बाल्मर्स एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो ये है 1/λ, लैम्डा वेवलेंथ, r is Rydberg constant, 1/2 square minus 1/n square, n is any integer, r is Rydberg constant 1.097 into 10 raised to power 7 per meter. This is the value of Rydberg constant. ठीक है। अब आप यहाँ पे n की वेरियस वैल्यू पुट करके, n की वैल्यू देखो आपको 3 से ही स्टार्ट करना होगा, 2 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, वो भी सही नहीं है, 1 पुट करोगे तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, विच इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो उसके बाद अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू को 3 पुट करते हो तो 1/λ इज इक्वल्स टू r 1.097 10 raised to power 7, 1/2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 1/3 का स्क्वायर यानी कि 9। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 656.3 नैनोमीटर, जो कि एच अल्फ़ा लाइन की वेवलेंथ को हमारा रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद आप आगे n की वैल्यूज़ को ही चेंज कर करके यहाँ पर पुट कर सकते हो, यानी कि आप n की वैल्यू को 4, 5, 6 एंड अप टू इन्फानाइट पुट कर सकते हो। जब आप यहाँ पे n की वैल्यू को इन्फानाइट पुट करते हो, ठीक है ना, तो इन्फानाइट पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/इन्फानाइट कितना होता है, 0 होता है, तो 1/λ कितना हो जाएगा, r की वैल्यू 1.097 इंटू 10 raised to power 7 डिवाइडेड बाई 1/4 माइनस 0। इसको सॉल्व करोगे तो आपकी आ जाएगी 364.6 नैनोमीटर। ये यहाँ आकर के लिमिट है हमारी बाल्मर सीरीज़ की, जो कि इसके डायग्राम के अंदर भी दिखाया गया है, आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। उसके बाद अभी बाल्मर्स का हो गया। उसके बाद लाइमन्स ने ऐसे ही सिमिलर मैनर में अपना अलग फॉर्मूला दिया था। लाइमन सीरीज़ है जो, वो आपकी आती है 1/λ r 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। अब यहाँ पे आप n की वैल्यू 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, 1 करोगे तो 0 हो जाएगा, तो आप अपने n की वैल्यू को 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद पार्शियन के लिए आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, 2 से, सॉरी जो हमने बाल्मर्स का किया था। अभी पार्शियंस का तो आएगा। पार्शियंस के लिए हमारे पास ये हो जाएगा 1/λ r 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। जब यहाँ 3 है तो आप नेक्स्ट वैल्यू को कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, 4 से। इसी तरह से आपके पास ब्रैकेट सीरीज़ है, उसके लिए यहाँ पे आ जाएगा 1/4 का स्क्वायर 1/n का स्क्वायर r, एंड लास्ट पिफंड 1/λ इज इक्वल्स टू r 1/5 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। तो यहाँ n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 6, 7 से। यहाँ n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 5, 6, 7। यहाँ 4, 5, 6 एंड सो ऑन, एंड यहाँ 2, 3, 4 एंड सो। तो ये सारी की सारी इक्वेशन से आपको क्या मिल जाएगा, किसके लिए हैं, लैम्डा। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। अगर लैम्डा किसी की वेवलेंथ पता लग गई तो उसकी फ्रीक्वेंसी निकालना ईजी है। क्यों ईजी है, हमारे पास फॉर्मूला है c इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू न्यू, एंड यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। न्यू कितना आ जाएगा हमारा
सी अपॉन लेमडा। 1/λ की वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ पुट करेंगे तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग अपना फ्रिक्वेंसीज भी मिल जाएंगी। ये बाल्मर सीरीज़ के लिए ही जो एच अल्फ़ा, एच बीटा, एच गामा के लिए अप टू इन्फिनिट उसकी कंप्लीट रेंज को दिखाया गया है, जो डायग्राम आपके डिस्प्ले पे दिखाया जा रहा है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आता है लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। हमने रदरफोर्ड मॉडल किया, रदरफोर्ड मॉडल की कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन एक्चुअली क्या है कि आपके पास एक डायग्राम अगेन स्क्रीन पे दिखाया जा रहा होगा कि एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर मोशन, ठीक है, अराउंड अ न्यूक्लियस। तो वो घूमता जा रहा है सर्कुलर मोशन में। तो जैसे ही वो घूम रहा है तो कुछ ना कुछ रेडिएशंस तो एमिट आउट करेगा, ठीक है। अगर रेडिएशंस वो निकल रही हैं तो इसका मतलब उसकी जो एनर्जी है वो कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी रेडिएट होती जा रही है, कम होती जा रही है। अब कम होती जा रही है तो रास्ता भी कम कवर करेगा, रास्ता कम करेगा तो उसकी जो रेडियस है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होती रहेगी। मतलब कि एक स्टेज ऐसी स्टेज आनी चाहिए कि जब जो उसकी एनर्जी है वो बहुत ही कम बचेगी, वो बिल्कुल रेडिएट कर चुका होगा अपनी सारी ही एनर्जी को। तो उस स्टेज पर आके जो उसका जो स्पाइरल पाथ बन जाएगा वो ऐसा हो जाएगा कि वो बिल्कुल जो इलेक्ट्रॉन है हमारा न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। तो इस तरह से जो हमारे एटम की स्टेबिलिटी है ना, उस स्टेबिलिटी को जो रदरफोर्ड है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इस स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया था बोहर्स ने। तो वो हम इसके बाद अब अपना नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।